गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो रीस्टार्ट बैच और कामयाब बैच के ओरिएंटेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। बैच में क्या होगा, क्या स्पेशल लाने वाले हैं। मैंने आपसे बोला था कि कुछ स्पेशल के ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूं और क्या स्पेशल लाने वाले हैं। तो वो सारी चीजों के बारे में, कितने बजे से क्लास रहेगी, कब सिलेबस एंड होगा, कौन सा चैप्टर हम पहले पढ़ाएंगे, सारी डिटेल्स आपको जो है आज अभी इस सेशन में पता चल जाएगी। तो सबसे पहला आपको यह पता होना चाहिए कि बैच शुरू हो रहे हैं, दोनों ही बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 21 मई को। कब स्टार्ट हो रहे हैं? 21 मई को दोनों ही बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और जो रीस्टार्ट बैच, जो हमारा ड्रॉपर का बैच है, वो उसका 11th प्लस 12th बॉटनी प्लस जूलॉजी का इंटायर सिलेबस 15 जनवरी को कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपसे बोला ना, बायोलॉजी में नंबर लाना बड़ी बात नहीं है। आपको डाउट है तो आप खुद ही देख लीजिए कि आपके बायोलॉजी में नंबर इस बार भी आ गए होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कितना टाइम बायोलॉजी को दे दिया। यदि आप बहुत ज्यादा टाइम यदि आप बायोलॉजी को दे दोगे तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्रोमाइज हो जाएगी। जो टॉप करता है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं, जिसका सिलेक्शन नहीं होता उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में? कौन बेटर उस टाइम को मैनेज करता है, कौन उसमें प्रॉपरली के साथ में स्मार्ट स्टडी करता है। स्मार्टफोन का जमाना है, थोड़ा सा स्मार्ट तो बनना पड़ेगा, है ना। तो उसमें भी हम बहुत सारी नई नई चीजें लेके आने वाले हैं, आप बस सब्र रखिए। तो इसके बाद आप मुझे बताइए कामयाब बैच। तो कामयाब बैच कब शुरू हो रहा है? 21 मई को। और एंड कब हो जाएगा इसका? बॉटनी प्लस जूलॉजी 12th का सिलेबस एंड हो जाएगा 15 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? रीस्टार्ट बैच के डिटेल के बारे में। मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में लॉन्च के टाइम पे बता दिया था कि 3 बॉटनी की क्लासेस होंगी, 3 जूलॉजी की क्लासेस होंगी। ठीक है, इसके बाद में हर 6 डे पर क्या होगा? हमारा रिवीजन। किसका? इंटायर वीक का। इंटायर वीक में जो हमने बॉटनी भी पढ़ी उसका भी, इंटायर वीक में जो हमने जूलॉजी भी पढ़ी उसका भी। तो इंटायर रिवीजन आपका कब होगा? सैटरडे को। कब होगा? सैटरडे को। पूरा का पूरा तो आपने जो पूरे हफ्ते में पढ़ा है आपका एक साथ क्विकली रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये एक जबरदस्त चीज। दूसरी चीज, हर 7th डे पर, एवरी 7th डे पर हमारा शॉर्ट टेस्ट रहेगा। 25 क्वेश्चन का शॉर्ट टेस्ट रहेगा। इससे आपको ये इवैल्यूएट हो जाएगा, बहुत छोटा सा, जिससे, और ज्यादा से ज्यादा आप ये समझिए 30 मिनट का टाइम उसमें दिया करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। 30 मिनट 50 क्वेश्चन, 30 मिनट 50 क्वेश्चन या 35 मिनट 50 क्वेश्चन, जिससे आप इवैल्यूएट कर पाओ, आप क्विकली रिकॉल कर पाओ और ये एनालाइज कर पाओ कि यार इस हफ्ते में जो पढ़ा है उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा लैग कर गया। ठीक है, चलिए। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। जैसे आप पैथोलॉजी में आप टेस्ट कराते हो ना कि भाई ब्लड टेस्ट कराया, क्या कम है, उसमें पता चला यार हीमोग्लोबिन कम है, आयरन की कमी आ रही है, तो इसका मतलब आयरन से रिलेटेड फूड लेना है ना। B12 की कमी आ रही है तो चलो B12 वाली चीजें ले लो। विटामिन डी की कमी आ रही है तो विटामिन डी से रिलेटेड चीजें ले लो। तो इसी तरीके से ये जो टेस्ट है आपका, दिस इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये टेस्ट आपको बताएगा कि क्या कमी रह गई, कौन सा सप्लीमेंट आपको वापस लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हर 3rd वीक में, मतलब 21 डे पर क्या रहेगा? फुल टेस्ट रहेगा, मतलब 50-50 क्वेश्चन का, 50 बॉटनी का और 50 जूलॉजी का। अब इसके बाद में क्या कितने बजे लेक्चर लगेगा? तो देखिए जरा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी पहले जूलॉजी की क्लास होगी और टाइमिंग्स क्या रहेंगी? 11 से लेके 11 AM। यहां पर 11 AM आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 11 AM आएगा, PM नहीं, रात को हम क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, 11 AM क्या आएगा? आप मुझे बताइए जरा। 11 AM टू 12:45 PM। ठीक है, 11 AM से लेके 12:45 PM तक आपकी क्लासेस रहेगी। 3 दिन पहले आपकी जूलॉजी की रहेगी, 3 दिन आपकी बॉटनी की रहेगी। ठीक है, अब सबसे बड़ा सरप्राइज, जिसके ऊपर मैं बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहा हूं। अब आप इस बात को समझिए, अभी तक आपकी एक हैबिट बनी हुई है कि आपने क्लास करी, क्लास के तुरंत बाद आपने डीपीपी करी, लेकिन ईमानदारी से मुझे बताना, क्या ये डीपीपी लास्ट में रिवीजन के टाइम में काम आती है? आती है क्या? ईमानदारी से मुझे बताओ। नहीं आती, आपको पता ही नहीं चलता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लो आप फुल लेंथ पेपर दे रहे हो और बार बार आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं।
अब आप सोच रहे हो यार मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैंने थ्योरी कर ली, उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि यार थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो थ्योरी याद हो जाएगी। अब आप डीपीपी ढूंढोगे, पता चले डीपीपी जो है उसमें मिक्स क्वेश्चन है, पता चले क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, फिर 5th जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, उसके बाद 10th जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ वो कैसा है, आपको ढूंढना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, और ये आपका टाइम भी लेगा और टाइम वेस्ट भी कराएगा। तो इसके लिए हमने एक नई चीज लाई है, टॉपिक वाइज डीपीपी। क्या लाई है? टॉपिक वाइज डीपीपी। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी में, और जो सीक्वेंस एनसीईआरटी का रहेगा वही सीक्वेंस रहेगा। कि जैसे मान लीजिए अब पहला टॉपिक मान लो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दिया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर जितने एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जितने बन सकते हैं आपको उसकी डीपीपी में मिल जाएंगे, जितने स्टेटमेंट वाइज मिल सकते हैं बन सकते हैं वो मिल जाएंगे, जितने मैच द फॉलोइंग बन सकते हैं वो मिल जाएंगे, जितने असर्शन रीजन बन सकते हैं वो मिल जाएंगे। तो आपको जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आपको एनसीईआरटी टिप्स पर हो जाएगी। तो इसके ऊपर बहुत मेहनत से काम चल रहा है, बहुत मेहनत मैं इसके ऊपर कर रहा हूं, और आपको जोरदार तरीके से आपकी बड़ी काम आएगी। कब? रिवीजन के टाइम पे। जब आप रिवीजन करोगे यार आपको लग रहा है यार मेरा ईटीएस के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, पढ़ तो लिया था लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता, जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। अब आप क्या करो, कुछ मत करो, आप ईटीएस वाली डीपीपी उठाओ और ईटीएस वाली डीपीपी को एक तरफ से आप लगा डालो, आपको पता चल जाएगा, आपका डायग्नोसिस हो जाएगी कि यार कहां पर गड़बड़ी हो रही है। तो इस तरीके से इसके ऊपर बहुत मेहनत लगेगी और आप लोगों का एक अच्छा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। क्या सपोर्ट? आप भी जोरदार तरीके से मन लगा के आप मेहनत करोगे। बिल्कुल बस आपसे यही चाहिए। मैंने आपसे क्या बोला? करो वो जो मैं कहता हूं, होगा वो जो तुम चाहते हो। बहुत मेहनत से काम करेंगे, बहुत मेहनत से, जोरदार तरीके से, जिससे रिजल्ट बिल्कुल मिराकुलस हो, चमत्कार हो जाए। ऐसा काम हो कि बिल्कुल चमत्कार हो जाए। जिसने तुमसे बोला है तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके गाल पर तमाचा पड़े जोरदार तरीके से कि देख मैंने करके बता दिया, और इसके बाद और भी बड़े बड़े मैं एग्जाम निकालूंगा। तो क्या तैयार हो इस चीज के लिए? तो चलो जरा अब आप मुझे बताइए। अब हम इसमें सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी में देखो सबसे छोटा सा चैप्टर है लिविंग वर्ड, क्योंकि लिविंग वर्ड में अब सब कुछ चीजें हटा दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, लिविंग वर्ड को हम सबसे पहले पढ़ लेंगे, लिविंग वर्ड, और उसके बाद में सेल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो ये देखिए जरा कितने लेक्चर्स लगेंगे, और आपको पता है आज तक प्लानर में जितने लेक्चर हैं उससे कम में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, उससे कम में ही खत्म हुआ है, कभी ज्यादा तो हमारे लगे ही नहीं है, कम में ही कंप्लीट हो जाता है ना। तो मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको वो चीजें दूंगा जो मेरे पास, आप ये समझ लो, जो मेरा ट्रेजर है, जिसको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल बचा के रखा हुआ था, वो सारी चीजें आपको मैं दे दूंगा। तो तैयार हो जाओ इस चीज के लिए। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्लानर रहेगा, पूरा का पूरा हमारा कितने हम बोलेंगे। और टीचर के बारे में जानना है तो हाँ भाई ये टीचर है, शायद आपने नाम सुना होगा इनका, समझ में आ गया। एक आध बार नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है, एक आध बार पढ़ा होगा, ठीक ठीक पढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जूलॉजी की बात कर रहे हैं। अब जूलॉजी में मुझे जो लगता है, आप इस बात को समझना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें एनसीईआरटी में और जो लास्ट ईयर की एनएमसी का सिलेबस था उसमें काफी ज्यादा चीजें मतलब वेरी कर रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे एनटीए के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, तो एनटीए इसके ऊपर क्लैरिफाई करेगा। एनटीए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ अपने सिलेबस में अपडेट करेगा अच्छे से, क्योंकि याद रखना हमेशा एनसीईआरटी कोर सिलेबस रहा है इस एग्जामिनेशन का। तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को मैंने लास्ट में डाल दिया है। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे क्या बोला, जैसे और ये जो एनिमल डाइवर्सिटी है, इस एनिमल डाइवर्सिटी को हम बीच में करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, क्योंकि एक साथ एनिमल डाइवर्सिटी याद नहीं रहती। तो ये दो चैप्टर का मैंने आपको बता दिया, एनिमल डाइवर्सिटी को हम बीच में करेंगे। जैसे एक हफ्ते में हमने मान लो एक क्लास कर ली, कभी 10 दिन में हमने उसकी क्लास कर ली और उसको पूरे हफ्ते रिवाइज करते रहे, तो आपको बिल्कुल टिप्स पे हो गया। अब एनिमल डाइवर्सिटी आप कभी नहीं भूलोगे। ये इसी तरीके से याद करने का, ये याद रखना, एनिमल डाइवर्सिटी को पढ़ने का यही एकमात्र तरीका है। समझ में आ रहा है? इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया
कि थोड़ा सा एनएमसी को 1-2 महीने में क्लैरिफाई करने दो, जैसे ही वो क्लैरिफाई करता है हम उसको वहां पर पढ़ लेंगे। अब पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज से। अब मान लो एनएमसी ने क्लैरिफाई कर दिया बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन खत्म होते होते तक, इसके बारे में हम इसको यहां पर पढ़ लेंगे। जैसे ही क्लैरिफिकेशन आएगा, जैसे ही उसका क्लैरिफिकेशन आएगा हम उसको पढ़ लेंगे। समझ में आया? तो ये आपको पता चल गया ड्रॉपर का। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कामयाब बैच। अब भाई कामयाब वालों तो होंगे कामयाब, बिल्कुल ठान लिया है तुमने। अभी तक 11 तुम्हारी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, अब थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दो। कैसे बढ़ा दो? शाम के टाइम में, शाम के टाइम में आप क्या करो, अपनी 12th की क्लास करो, और दिन के टाइम में यदि आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो आप 11th की क्लास करो। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो डमी में, मतलब जो स्कूल नहीं जाते, घर से ही प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। या फिर मान लो जो बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको टाइम मिल जाता है, मतलब उनके स्कूल में इतना प्रेशर नहीं रहता, उनको यदि टाइम मिल जाता है तो वो 11th की क्लास वहां से कर सकते हैं। इसमें 5 डेज क्लास रहेगी। फर्स्ट वीक 3 डेज बॉटनी रहेगी और 2 डेज जूलॉजी। सेकेंड वीक 2 डेज बॉटनी और 3 डेज जूलॉजी, मतलब हमारी 5 डेज क्लास रहेगी। मैंने आपको बोला जिससे सैटरडे आपको स्कूल असाइनमेंट और प्रैक्टिकल फाइल्स, इनके लिए आपके पास टाइम रहे। हर फिफ्थ डे पर मैं आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा जो हमने इंटायर वीक में पढ़ा है, जो पूरे इंटायर वीक में पढ़ा है वो। और 7th डे पर आपका शॉर्ट टेस्ट रहेगा, बहुत ही छोटे टाइम का, 30 मिनट शॉर्ट टेस्ट। आप 30 मिनट्स तो निकाल सकते हो ना खुद के लिए, मेरे लिए नहीं भैया, खुद के लिए तो निकाल सकते हो ना। तो चलिए, और उसके बाद 21st डे पर आपका वही 50-50 का वो रहेगा। अब कामयाब बैच में ये देखिए जरा, मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट वीक बॉटनी रहेगी 3 डेज, 2 डेज जूलॉजी। सेकेंड वीक 2 डेज बॉटनी, 3 डेज जूलॉजी। टाइमिंग्स क्या रहेंगी? टाइमिंग्स 4:30 से 6 PM। कितनी रहेगी? 4:30 से 6 PM। ठीक है, कितनी टाइमिंग रहेगी आप मुझे बताइए? 4:30 से 6 PM। ये टाइम इसीलिए दिया है, पहले मेरे मन में आया 4 बजे से रख लूं, फिर मैंने कहा यार आप लोग स्कूल वगैरह से आते होगे, और स्कूल वगैरह से आते होगे थोड़ा थक जाते होगे, स्कूल से आओ, आने के बाद में सबसे पहले नहाओ, नहा के वहां के तो तुम जाते नहीं होगे, है ना? नहाओ, खाना खाओ और कम से कम आधा घंटे सो जाओ, आधा घंटे सो जाओ, और उसके बाद में जोरदार तरीके से पढ़ना यहां पर शुरू कर दो। तो क्या 1.5 घंटे अपने लिए निकाल सकते हो? निकाल सकते हो क्या? इससे आपका 12th भी बनेगा, इससे आपका 11th भी बनेगा। मेरे पास एग्जांपल्स भरे पड़े हुए हैं एग्जांपल्स, चाहे आप किसी का भी एग्जांपल ले लो कि जिनकी 11th बेकार हो गई थी, उसके बावजूद उन्होंने 12th में बिल्कुल धमाकेदार धूमधाम मचा दी। और आप देखोगे तो वो एक ही बात बोलेंगे कि हमने अच्छे से फॉलो किया। दे आर नॉट एनालाइजर, दे आर जस्ट फॉलोअर। वो फॉलोअर थे, वो क्या थे? फॉलोअर थे। तो याद रखना, एक ही चीज मांगूंगा कि यदि कुछ अचीव करना चाहते हो तो फॉलोअर बनो, फॉलोअर करो। जिसको भी फॉलो कर रहे हो, याद रखना हर टीचर अच्छा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा टीचर हूं। आपको जिससे अच्छा लगता है आप उसको, उस पर एक बार विश्वास कर लो और उसको आखिरी तक फॉलो करते जाओ। आप देखोगे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसके किस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे भाई 11th में जो चीजें थी, गैमीटोफाइट, स्पोरोफाइट, क्योंकि ये सब चीजें यूज होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। माइटोसिस, मियोसिस, बेसिक आइडिया, जो जो चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी 12th क्लास में, उन सारी चीजों को हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब इसके बाद में मॉलिक्यूलर बेसिस हम पढ़ेंगे। सर मॉलिक्यूलर बेसिस पहले क्यों पढ़ेंगे? आप मेरे इस बात पे विश्वास करना, मैं आज तक ड्रॉपर के 80 बैचेस पढ़ा चुका हूं। कितने बैचेस पढ़ा चुका हूं? 80 बैचेस तो मैं ऑफलाइन के बैचेस पढ़ा चुका हूं। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि यदि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को आप पहले पढ़ते हो तो इसको समझने में टाइम आपको ज्यादा लगता है। लेकिन आप यदि मॉलिक्यूलर बेसिस को पहले पढ़ते हो, आपको मैकेनिज्म पता चल जाता है कि भाई ये मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये हो रहा है। आप इस बात को समझिए, ये मैकेनिज्म है, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो मैंने सीखा है वही मैं आपको सिखाऊंगा। और मॉलिक्यूलर बेसिस से पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बायोमॉलिक्यूल पढ़ाऊंगा।
बायोमोलिक्यूल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको पूरा पढ़ाऊंगा, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर, प्रोटीन के बॉन्ड्स, थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में हम पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, यहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब जूलॉजी। तो जूलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल। और ये बायोटेक्नोलॉजी मैंने यहां पर क्यों डाला है, जब तक आपका मॉलिक्यूलर बेसिस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही मॉलिक्यूलर बेसिस कंप्लीट हो ये चैप्टर आसान हो जाता है, इस बात को आप समझना, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन ये चैप्टर है, इसीलिए भी उसको पहले पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारा जो है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट। तो आप लोग तैयार हो कामयाब होने के लिए भी, और क्या अपनी लाइफ को वापस रीस्टार्ट करने के लिए तैयार हो। याद रखना हारता हर कोई है, लेकिन विनर में और लूजर में डिफरेंस ये होता है कि जो हारने वाला होता है वो 100 बार गिरने के बाद भी 101वीं बार खड़ा हो जाता है, और जो लूजर होता है वो 100वीं बार पर गिव अप कर देता है। तो याद रखना, हार जितनी बड़ी है सफलता भी उतनी बढ़ेगी। आज दर्द इतना बड़ा है तो खुशी भी उतनी बड़ी आएगी। तो इसीलिए तैयार हो जाओ कामयाब होने के लिए और अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने के लिए। तो मिलते हैं बैच में। विश यू गुड लक।